एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है उनके जो सम टॉपिक्स है, यानी कि जैसे कि G20, G7 और क्वाड। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये जब कभी भी हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो उस रिलेवेंट से हम आज इन्हें समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक आम नागरिक होने के नाते भी हमें जानना चाहिए कि आखिरकार भारत की स्थिति विश्व भर में क्या है। तो G20 क्या करता है? दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक सम्मेलन G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच है। 2025 में होने वाला इसका शिखर सम्मेलन पहली बार अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इस समूह की निरंतर प्रासंगिकता पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जो 1999 में ये गठित था, G20 यानी कि भारत में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उस टाइम की बात है। विश्व की 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और 2 क्षेत्रीय निकायों का एक समूह है जो वित्त, व्यापार, स्वास्थ्य, जलवायु और अन्य मुद्दों पर वैश्विक नीति के समन्वय के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। मतलब अपनी जो टारगेट रखना है इनको कि किस तरीके से हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, वित्त पे काम करेंगे, यानी कि पहले इन सब चीज़ों की ये बातचीत यहाँ पे होती है। पिछले शिखर सम्मेलनों में 2008 के वित्तीय संकट, कोविड-19 महामारी थी, इराक के परमाणु कार्यक्रम और सीरिया गृह युद्ध पर चर्चा हुई थी। उसी के साथ 2025 की बैठक अफ्रीका में होने वाली पहली G20 शिखर सम्मेलन होगा, यानी कि अफ्रीका में होने वाला ये फर्स्ट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका दिसंबर 2025 में G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, वो भी फर्स्ट टाइम करेगा, जिससे वाशिंगटन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में वैश्विक सहायता, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय शासन के प्रति अपने नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर भी इन्हें प्राप्त होगा। ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 तो मूल रूप से दुनिया की 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें यूरोपीय संघ EU के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों का एक संग्रह है, जिसकी स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए की गई थी, यानी कि ये एक विश्व स्तर पर विकासशील देशों का मंच है। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 2008 में नेताओं के स्तर तक पदोन्नत G20 वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। वार्षिक शिखर सम्मेलनों ने कभी कभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी जन्म दिया है, जैसे कि 2009 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड का निर्माण यहाँ पे किया गया था, और जो वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेटर है उसको उस पे कर पर 2021 का समझौता हुआ था। हालांकि वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने में इसकी व्यापक रूप से प्रशंसित सफलता के बाद से समूह ने अपने शुरुआती सामंजस्य में नाटकीय रूप से कमजोरी देखी, यानी इसमें जब विकसित देश शामिल ना होकर विकासशील देश शामिल है, जिसमें भारत जैसे देश शामिल है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी इकोनॉमी को, अपने जो तरीका है, अपनी जो फैक्ट्रीज है, इन सबको मतलब अलग ही मोड़ पर ले जाने के लिए विकासशील से विकसित देश बनने के लिए इन्होंने ऐसी संस्था तैयार की ताकि मिलजुल के विविधता के साथ सहयोग से कार्य करके ये अपने देश को और अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। G20 दुनिया की 85% GDP है और 75% वैश्विक व्यापार है और 60% आबादी को प्रतिनिधित्व करता है। तो जीडीपी यानी कि 85% जीडीपी को ये प्रभावित करता है। इन सब चीज़ों का ये प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ी निकाय है। तो वास्तविकता में हम बात करें तो G20 क्यों बनाया गया, आखिरकार इसकी हिस्ट्री क्या है। तो 1997 से 1908 में एशियाई आर्थिक संकट हमें देखने को मिलता है, जिसमें भारत भी था। इस संकट ने दुनिया के को सिखाया कि सिर्फ G7 देश, जिसमें अमेरिका, जापान और आदि अमीर देश है, यानी कि विकसित देश है, अकेले वैश्विक समस्याएं नहीं संभाल सकते। इसलिए दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी साथ लाने की जरूरत थी। इसी के बाद 1999 में
G20 गठित किया गया। शुरू में ये केवल वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के रूप में था। जैसे कि केंद्रीय बैंक की बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, और आरबीआई का गवर्नर, और जो वित्त मंत्रालय में अगर हम बात करें तो वर्तमान वित्त मंत्रालय की जो मंत्री है तो वह निर्मला सीतारमण है। तो उन्हीं की तरह वित्त मंत्रियों और जो अभी वर्तमान के गवर्नर, इन सब का वो पहले बनाया गया था। पर 2008 में वैश्विक मंदी के बाद G20 को लीडर्स समिट में बदला गया। अब हर साल सभी देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि सीधे मिलकर फैसला लेते हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे, जैसे कि हमारे आईएफएस ऑफिसर्स या फिर फॉरेन ऑफिसर्स, ये सब मिलके जो है सीधे फैसले लेते हैं। उसी के साथ G20 के सदस्य कौन कौन से देश है, तो 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ यानी कि EU। तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की और यूके, और उसके बाद USA और यूरोपीय यूनियन, ये सब इसमें शामिल है। उसी के साथ हम बात करें तो G20 कैसे काम करता है, तो G20 समिट लीडर समिट है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हर साल ये वर्ष में एक बार इसकी समिट होती है, और सभी देश के नेता लीडर्स मिलके आपसी बातचीत करते हैं और समझौते को एक नया मोड़ देकर वो वहाँ से मतलब उसको नई राह दिखाते हैं। राष्ट्रीय प्रमुख इसमें शामिल होते हैं, जिसमें मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, जिसमें शामिल होने के लिए वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री और पर्यावरण मंत्री, इनकी बैठकों में वास्तविक नीतियां तय की जाती है कि आखिरकार होगा क्या। शारपा ट्रैक ये क्या है, तो शेरपा वो प्रतिनिधि होता है जो देश का मुख्य वार्ताकार होता है। भारत में शेरपा डॉक्टर अमिताभ कांता है। वर्तमान में विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञ काम करते हैं, जैसे कि वित्त पे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जैसे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी और यूपीआई वगैरह, इन सब के ऊपर बात की जाती है। स्वास्थ्य यानी कि ह्यूमन इंडेक्स, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट अलग हो जाता है, स्वास्थ्य सॉरी, तो स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पे बात की जाती है। एडुकेशन, उसी के साथ जलवायु परिवर्तन यानी कि जो आपदा वगैरह ये सब होते हैं, तो इनकी, क्योंकि भारत विविधता से भरा देश है, भारत में कितनी सारी आपदाएं थी, तो विश्व भर में ये, क्योंकि संयोग से एक जगह ना होके ये प्रकृति सभी जगह अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाती है, तो जलवायु परिवर्तन मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कृषि, जो कि एक आधारभूत बेस होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का, तो और ऊर्जा और भ्रष्टाचार विरोध के, इनके मुद्दों पर यहाँ पे बात की जाती है। G20 के मुख्य उद्देश्य है क्या, तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता करना, वित्तीय संकटों को रोकना, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संगठनों में सुधार करना, क्योंकि एकता होगी तो हम किसी भी निकाय को अच्छे से चलाने में सफल होंगे। व्यापार और निवेश बढ़ाना, गरीबी असमानता को कम करना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन को मजबूत करना, जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन कम करना। कार्बन उत्सर्जन मतलब ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर यहाँ पे बहुत गहन रूप से बात की जाती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा पे बातचीत करना, स्वास्थ्य महामारी से निपटने के ये कार्य करते हैं। उसके बाद G20 और भारत, इनका क्या है, तो G20 का स्थापना सदस्य है भारत, और वैश्विक दक्षिण ग्लोबल यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज भी भारत यहाँ पे G20 में हमें देखने को मिलता है। भारत की G20 अध्यक्षता 2023 में हुई थी। भारत की इसमें थीम थी कि वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये भारत की यहाँ पे थीम थी। 2023 में इसने जो है अपनी भूमिका यहाँ पे निभाई थी भारत ने। भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या है G20 के साथ, तो न्यू दिल्ली लीडर्स डेडिकेशन यानी कि सर्वसम्मति से पारित हुआ था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत भारत के द्वारा की गई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो DPI है, उस पर वैश्विक समर्थन भारत ने जताया था। वुमन लेड डेवलपमेंट पे भारत का समर्थन था, भारत ने उपलब्धि प्राप्त की। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताएं जैसे कि गरीबी, खाद्य सुरक्षा, जलवायु न्याय, इन पर भी भारत काम करता है। भारत ने 200 से अधिक बैठकें और 60 से अधिक शहरों में आयोजित की है।
G20 को लोक केंद्रित और जन भागीदारी वाला रूप दिया है। उसी के साथ हम आगे बात करने वाले कि G7 आखिरकार क्या है। तो G7 ग्रुप दुनिया के 7 सबसे विकसित और धनी लोकतांत्रिक देशों का समूह है। ये देश विश्व अर्थव्यवस्था, व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और वैश्विक राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। G7 के सदस्य देश तो अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और EU यूरोपीय संघ एक सहभागी ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होता है, लेकिन इसे सदस्यता माना जाता है कि EU की सदस्यता G7 सदस्य जो समूह है उसमें भी है। G7 कैसे बना था? तो 1917 इस सेंचुरी की बात है, जो वैश्विक आर्थिक संकट था इसमें भी 1973 का तेल संकट, बढ़ती मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता की वजह से विकसित देशों ने निर्णय किया कि उन्हें मिलकर आर्थिक नीतियों पर चर्चा करनी चाहिए। मुद्रास्फीति अर्थात मुद्रा की बढ़ती, मतलब मुद्रास्फीति एक्चुअल में होता ये है कि मुद्रा की जो है RBI, जैसे कि भारत की बात करें, हम एक कंटेंट की बात करें तो भारत एक जो है देश है, उसमें RBI है। RBI को इतनी शक्तियाँ प्राप्त है कि वो नोटों को जारी कर दे। तो जब कहीं भी जिन जिन देशों में मुद्रास्फीति बढ़ी थी तो वहाँ के जो RBI गवर्नर, जैसे कि भारत की एक निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, तो इन्होंने मुद्रा का अधिक छाप दिया हुआ है, यानी कि मुद्रा अधिक बना दी होगी और इसमें जो है चीज़ों के दाम घट गए होंगे। मतलब मुद्रा की अगर मात्रा अधिक हो जाएगी तो मुद्रा ऑटोमेटिक घट जाएगी। जो चीज़, क्योंकि इकोनॉमी चलती है डिमांड एंड सप्लाई पे, जिस चीज़ की जितनी डिमांड होगी उसकी प्राइस उतनी ही बढ़ जाएगी, और जिस चीज़ की डिमांड कम होगी, जिसकी डिमांड मतलब जो चीज़ अवेलेबल मार्केट में ज़्यादा होगी उसकी प्राइस ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो उसी तरह जो पैसे छापने वाली जो निकाय थी उन्होंने पैसे ज़्यादा छाप दिए थे तो उसकी मात्रा घट गई थी और परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। 1975 में G6 बना था, 1976 में कनाडा जुड़ा था, G7 बना था मतलब। 1998 में रूस भी शामिल हुआ और समूह G8 बन गया। परंतु 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को हटा दिया गया था। अब फिर से जो ये G7 समूह था वो G7 हो गया है, बीच में ही G8 हो गया था। फिर G7 के उद्देश्य क्या है, यानी कि इनके मेन मोटिव क्या है? G7 का उद्देश्य दुनिया की प्रमुख समस्याओं पर सामूहिक रूप से नीतियां बनाना है, जैसे कि वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिरता, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोकथाम, लोकतंत्र और मानवाधिकार, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, स्वास्थ्य जैसे कि महामारी के समय सहयोग, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता को ये इनका मेन मोटिव है। इन उद्देश्यों पे ये कार्य करते हैं। G7 औपचारिक संगठन नहीं, इसका कोई संविधान, स्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक सहयोग का मंच है। इसके वार्षिक लीडर्स यानी कि समिट क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण बैठक हर साल एक सदस्य देश अध्यक्षता करता है और अपने देश में बैठक आयोजित करता है। इसमें शामिल होते हैं सदस्य देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि। यहाँ बड़े फैसले और घोषणाएं की जाती है। G7 की विशेषताएं क्या क्या है? तो ये पूरी तरह लोकतांत्रिक और विकसित देशों का समूह है। इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव है, बोलबाला है। कई बाध्यकारी संधियां या कानून नहीं, यानी कि सभी निर्णय सर्वसम्मति और राजनीतिक सहमति पर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारा UN है, यूनाइटेड नेशन, वहाँ पे 5 लोगों को, विश्व शक्तियों को, 5 जो अर्थव्यवस्था है, विकसित देश है, उनको वीटो प्राप्त है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। G7 अक्सर विकासशील देशों के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करता रहता है। उसी के बाद G7 के सदस्य देश 7 देश है। 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इसमें G20 में शामिल है, मतलब दोनों में डिफरेंस देखें। आर्थिक प्रतिनिधित्व यानी कि G7 में 40% वैश्विक GDP काम करती है, जबकि G20 में ज़्यादा, जो 85% वैश्विक GDP कार्य करती है। तो स्वभाव कैसा है? तो G7 की बात करें तो ये लोकतांत्रिक विकसित देशों का समूह है, जबकि G20 विकसित और विकासशील दोनों देशों का
समूह है। इनमें किस किस मुद्दे की बात की जाती है? तो G7 में राजनीति, सुरक्षा, मानवाधिकार, अर्थव्यवस्था पर बात की जाती है, जबकि G20 में व्यापार, अर्थव्यवस्था और जलवायु और डिजिटल और स्वास्थ्य, इन संबंधी मुद्दों पे बात की जाती है। अब इनकी शक्तियों की बात करें तो G7 में राजनीतिक और सैन्य प्रभाव अधिक है, जबकि G20 में आर्थिक प्रतिनिधित्व अधिक हमें देखने को मिलता है। G7 की आलोचनाएं क्या क्या है? तो ये केवल अमीर देशों का क्लब है, विकासशील देशों की समस्याओं को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। चीन, भारत जैसे बड़े देशों को अनुपस्थित है किया गया है, तो इसकी वैश्विक प्रतिनिधित्व क्षमता कम करती है, क्योंकि जो सारा कुछ माल मटेरियल है, सारी इकोनॉमी जहाँ तक चाइना के पास बहुत ज़्यादा है, तो पर जो पॉपुलेशन और प्रभुत्व वाली बात करें तो भारत और चाइना दोनों आ जाते हैं। तो आज हमारे G7 और जो G20 है उनकी बात हमने की है, और आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली बार और अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, बाय।